बच्चों, आज हम लोग इंटरफेस पढ़ेंगे। क्या होता है अभी बाद में समझते हैं। पहले एक एग्जांपल समझिए। मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है, वो 8 ग्रेड से 9 ग्रेड में चला गया, तो मार्च में एग्जाम होते हैं। बच्चों को क्या लगता है कि यार अप्रैल से रेस्टिंग फेज आ गया और आराम करेंगे, अब फिर अगली साल 9th में फेब में जब बोर्ड का एग्जाम आएगा तो सीरियस हो जाएंगे। एक्चुअली यही होता है ना। मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं तो होता क्या है कि उस बच्चे का एग्जाम कब खत्म हुआ, 8 वाले का अभी मार्च में खत्म हो गया। तो उसने क्या सोचा कि भाई हमारा तो फेब में अब एग्जाम होगा नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर फेब में जब एग्जाम होगा तो रेस्ट करो। यानी इस साल अप्रैल से लेकर फेब तक वो रेस्ट करेगा, तो इसको रेस्टिंग फेज कहते हैं। क्या ये एक्चुअली रेस्टिंग फेज है? नहीं। जो पढ़ने पे फोकस्ड होते हैं उनका रियल पढ़ने वाला फेज यही है, प्रिपरेटरी फेज है। ये प्रिपरेशन करते हैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए। इस फेज में नेक्स्ट एग्जाम, तो ये कहां से रेस्टिंग फेज हुआ? रेस्टिंग फेज नहीं हुआ ना। ठीक इसी तरह जब सेल डिवाइड होती है बच्चों, मैं बात करूं तो एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाती है। और आप जानते हो कि डिवीजन क्यों जरूरी होती है? क्योंकि आप बच्चे से इतने बड़े हो जाते हैं सेल बढ़ने की वजह से। एक सेल से 2 सेल में डिवीजन हो जाती है। एक्चुअली माइटोसिस कहते हैं सेल को, इस डिवीजन को। मियोसिस अलग होता है। बॉडी में 2 तरह के डिवीजन होती है। आज हम बात करेंगे माइटोसिस में, और माइटोसिस इंटरफेस की बात करेंगे। तो बच्चों अब देखो, एक सेल से 2 सेल बन गया, ये सेल फर्दर डिवाइड होगा। ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये फर्दर डिवाइड होगा। तो फर्दर डिवाइड होने से पहले ना ये अपने आप को प्रिपेयर करता है नेक्स्ट डिवीजन के लिए। जैसे आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो, अलग बात है। आप में से कई बच्चे नहीं करते होंगे, मैं भी नहीं करता था, जनवरी में जाके एक्टिव होता था। लेकिन ये सेल प्रिपरेशन करते हैं, लोग इसको रेस्टिंग फेज कहते हैं। मैं समझता हूं गलत है, ये इंटरफेस कहलाता है और रियल में यही प्रिपरेटरी फेज है। सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है। अब सेल प्रिपेयर कैसे करता है? उस फेज को इंटरफेस कहते हैं, उसके बाद डिवीजन करता है। इंटरफेस को देखते हैं और बहुत डिटेल में समझेंगे इंटरफेस को। एक्चुअली हम लोग इंटरफेस को बहुत डिटेल में समझेंगे। चलिए देखते हैं इंटरफेस को। इंटरफेस में क्या होता है बच्चे? मान लीजिए ये एक सेल साइकिल का मैं एक ग्राफ बना दे रहा हूं। ये सेल ये है और इंटरफेस 95% से ज्यादा, समझ गए ना। इंटरफेस का मतलब रेस्टिंग फेज। सेल अब डिवाइड होने वाली है, तो ये सेल इस फेज में जाती है पहले। और ये पूरा डिवीजन अगर सेल साइकिल है, पूरा सेल साइकिल और सेल डिवीजन में फर्क है बच्चों। सेल का ग्रो होना देन डिवाइड होना, ये दोनों कंबाइन होकर सेल साइकिल कहलाता है। यानी सेल ग्रो हुआ, सेल डिवाइड हुआ, सेल डिवीजन, यानी सेल ग्रो प्लस सेल डिवीजन, दोनों मिलाकर सेल साइकिल कहलाता है। डिवीजन इक्वल टू सेल साइकिल। अच्छा, अब मैं ये बता रहा था कि मान लो ये पूरा सेल साइकिल है, तो इसका 95% से ज्यादा टाइम तो इंटरफेज में लग जाता है, जिसे आप रेस्टिंग फेज कहते हैं। एक्चुअली ये प्रिपरेटरी फेज है, इस फेज में लग जाता है 95% से ज्यादा। और इसमें भी सबसे बड़ा फेज है G1। यानी एक ये सेल अब डिवीजन होने के लिए तैयारी कर रहा है, यानी किसी न किसी सेल से ये आया होगा और तब ये इस फेज में गया। तो ये G1 फेज क्या है? डिवीजन की पहली और इधर लास्ट में G1 पे अब सेल अपने आप को तैयारी करना शुरू किया। G1 में करेगा, इस फेज में करेगा, G2 में करेगा। ये 3 सब फेज है इंटरफेस के, जहां सेल अपने आप को तैयार करेगा फर्दर डिवीजन के लिए। ठीक है। अच्छा, अब जो बच्चे इंटरेस्टिंग, और ये डिवीजन एम फेज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चे? एम फेज। अब इसमें भी 4 है, प्रोफेज है, मेटाफेज है, अनाफेज है एंड टेलोफेज है। ये तो आज हमें पढ़ना नहीं, किसी और लेक्चर में पढ़ेंगे। हम आज इंटरफेज की बात कर रहे हैं, मतलब जो सेल अपने आप को तैयार करता है डिवीजन के लिए। तो G1 फेज में मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है सेल, प्रोटीन की सिंथेसिस वगैरह सब इधर ही हो जाती है। सेल साइज में ग्रो भी करता है, अमाइनो एसिड वगैरह सब आ जाती है इस फेज में। अच्छा, एक बात और यहां इन तीनों फेज में आपको क्रोमोसोम नहीं दिखेगा ना, डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखेगा। यहां पे क्रोमेटिन दिखेगा। और यहां पे एक बार G1 से एस फेज में चला गया सेल, तो एस फेज में बच्चों डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, क्रोमोसोम नहीं। अब ये बड़ा कंफ्यूजन की बात है कि भाई यहां तक तो समझ में आ गया कि एक सेल डिवीजन होने जा रहा है। G1 में वो अपना सारा सामग्री को ला लिया, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहा।
इस फेज में वो अपने डीएनए के अमाउंट को डबल करता है, रेप्लिकेशन कहते हैं इसे। तो डीएनए के अमाउंट को डबल करता है लेकिन क्रोमोसोम एक ही रहता है, यानी अगर यहां पे 46 है तो यहां भी 46 ही होगा, 92 नहीं हो जाएगा, डीएनए डबल होंगे। अब कैसे देखिए इधर, जैसे ये क्रोमोसोम है, ये यहां पे है, एग्जैक्टली यहां पे ऐसे ही दिखता है, यहां पे जाएगा ना तो ये डबल हो जाएगा लेकिन एक ही सेंट्रोमेयर होगा। ये जो है ना ये एक ही होगा सेंट्रोमेयर। इसमें ये दो, डायग्राम बहुत अच्छा नहीं है मेरा, ये दो लग जाएगा, ये दोनों क्रोमेटिड कहलाएंगी, क्रोमेटिड। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो एक ही होगा क्योंकि देखो ये सेंट्रोमेयर एक ही है। आपको पता है कि एक सेंट्रोमेयर है तो ये भी एक ही क्रोमोसोम हुआ, ये भी एक ही क्रोमोसोम हुआ। अगर इससे 3 क्रोमेटिड जुड़ जाए ये भी एक ही क्रोमोसोम हुआ। सेंट्रोमेयर एक होनी चाहिए बच्चों, एक ही क्रोमोसोम होता है। तो क्रोमोसोम एक लेकिन डीएनए 2, और इनको सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। ये दो हो गई, डीएनए का अमाउंट डबल हो गया, क्रोमोसोम डबल नहीं हुआ। इस फेज में ये हो जाता है। इसलिए एनसीईआरटी ने लिखा है कि डीएनए का अमाउंट डबल होता है, क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं होता। हाँ, अगर यही दो हो जाते ना ऐसे सेंट्रोमेयर अलग अलग तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 कहते हैं, पर ये दो नहीं होते, ये एक ही रहते हैं। क्लियर? तो ये एस फेज हो गया, रेप्लिकेशन होता है। और G2 इसमें सेंट्रियोल भी डिवाइड हो जाता है। G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाता है। G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाता है। प्रोटीन सेंट्रियोल की होती रहती है, यहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। उसके बाद यहां एम फेज में जाएगा, डिवीजन में। तो क्या समझे बच्चे? G1 में मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है सेल, एस में रेप्लिकेशन होता है, अमाउंट डबल हो जाता है। अच्छा, ये तो पूरे सेल साइकिल में सबसे बड़ी फेज इंटरफेज है और उसमें भी सबसे बड़ी फेज G1 फेज है। और अगर सेल को डिवाइड नहीं होना होगा तो G नोड फेज में चला जाएगा। किसी और लेक्चर में उसके बारे में बताएंगे। अभी हम लोग देखते हैं जरा सा कि उसके बारे में कि